वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों आज आपके समक्ष फिर से एक वीडियो के साथ प्रस्तुत हुए हैं। तो जो ये वीडियो रहेगा तो ये रहेगा हिंदी ग्रामर का। ठीक है, आपको पता ही है जो भी हिमाचल प्रदेश में कोई परीक्षा होती है उसके हिंदी ग्रामर को हम अवश्य डिस्कस करते हैं। तो ये भी शायद 1-2 दिन पहले कोई परीक्षा हुई थी, उसी का ग्रामर सेक्शन मुझे मिला था, तो उसका मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा ये हिंदी ग्रामर का सेक्शन। ठीक है, तो ध्यान से आप देखिएगा, कोई भी परीक्षा अब हिमाचल प्रदेश में होती है वहाँ पर ग्रामर के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, इसलिए ये लेक्चर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे आप टीजीटी पीजीटी की बात करें, वहाँ पर भी आपको फर्स्ट पेपर में ग्रामर पूछा जाएगा, या फिर अगर आप ग्रेड 1 की जॉब करते हैं, ग्रेड 2 की जॉब करते हैं, वहाँ पर भी पूछा जाता है। पटवारी की जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको हिंदी ग्रामर पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सीरीज़। तो जल्दी आपके समक्ष हिंदी ग्रामर के लिए हम एक महत्वपूर्ण सीरीज़ ले आ रहे हैं PDF की। ठीक है, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप उस सीरीज़ को ले सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे आधारित होगी। अगर कोई क्वेरी रहती है तो यहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो उस सीरीज़ को लेने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर आज का। तो देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, विधवा शब्द का पुल्लिंग रूप है। तो जो विधवा शब्द है इसका पुल्लिंग रूप क्या होगा? 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं, इनमें जो सही होगा तो वो होगा विदुर। क्या होगा? विदुर। जैसे पुरुषों में जिसकी पत्नी मर जाती है उसे विदुर कहा जाता है, ध्यान रखना है आपने, पूछा जाएगा। और रिपीटेड प्रश्न भी है, काफ़ी बार पूछा जाता है परीक्षा में से। अगला प्रश्न है 32, कोई भी कार्य अपने आप नहीं हो जाता बल्कि करना पड़ता है, रेखांकित पद में सर्वनाम का प्रकार है। क्या है? यहाँ पर एक पद दिया गया है आपके समक्ष, यहाँ पर जो रेखांकित पद है इसमें बताना है सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। अपने आप, जो ये अपने आप, ये समझ रहे हैं आप, किसी व्यक्ति की विशेष के लिए नहीं कहा जा रहा है, स्थिति के बारे में कहा जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा? तो ये निजवाचक सर्वनाम होगा। ये देखिएगा HPPSC का ये सबसे पेट प्रश्न रहता है, निजवाचक सर्वनाम से प्रश्न पूछने के लिए। तो ध्यान रखकर आप सर्वनाम में अगर पढ़ रहे हैं तो निजवाचक को और अन्य वाचक को आप जरूर पढ़िएगा। पुरुषवाचक को भी पढ़ना है, वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फिर अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर मृगलोचनी शब्द किस समास का उदाहरण है? समास से भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं हर परीक्षा में। तो जो यहाँ पर शब्द है मृगलोचनी, तो जो ये शब्द है इसमें कौन सा समास प्रयोग किया गया है ये बतलाना है। तो जो बहुब्रीय समास है ये यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इसी के साथ यहाँ पर आपको ये भी बता देता हूँ, जितने भी प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं ये सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की पर आधारित होते हैं। अगर फिर भी अगर आपको कहीं पर लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है तो आप बताइएगा, हम उसे ज़रूर जांच करेंगे उसकी कि क्या ये सच में सही है या गलत है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है आपसे? ईश्वर करे आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है। आपको पता ही होगा कि जो वाक्य है यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। क्या है ये? ईश्वर करे, क्या ईश्वर करे आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, इसमें क्या व्यक्त हो रहा है? क्या यहाँ पर संकेत मिल रहा है? नहीं जी। संदेह है? संदेह भी नहीं है। विस्मय हो रहा है आपको? नहीं, विस्मय भी नहीं ऐसा होता। तो क्या इसमें ईश्वर करे, मैं आपको कह रहा हूँ ईश्वर करे आपके जीवन में सुख और समृद्धि आए, तो यहाँ पर है इच्छावाचक वाक्य। कैसा है ये? इच्छावाचक। मेरी इच्छा क्या है? आप परीक्षा में सफल हों, आपकी जो मंजिल है वो आपको मिले, तो ये इच्छावाचक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। संदेह में संदेह रहता है मन में, संकेत होता है, कोई संकेत कर रहा हो तो वहाँ पर संकेतवाचक होता है। विस्मय में एक तरह से आश्चर्य रहता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना आपने, कभी भविष्य में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे इससे संबंधित तो आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। आपको एलिमिनेट मेथड का पता चलना चाहिए। अगर आप एलिमिनेट मेथड करोगे ना प्रयोग तो आपके कई प्रश्न ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आप परीक्षा की तैयारी करते हो ना तो आपने हिंदी सेक्शन को अच्छे से करना है, क्योंकि ये जो सेक्शन होता है हिंदी और इंग्लिश ग्रामर का, तो वहाँ से आप नंबर ईजिली बना सकते हो। बाकी देखिए, अगर हम बात करें जीके के सेक्शन की, कई बार क्वेश्चन जीके के इजी आ जाते हैं, परंतु अधिकतर बार ऐसा देखिए जो पीजीटी की जैसी परीक्षाएं थी यहाँ पर तो जीके काफ़ी हार्ड पूछा गया था। तो ये जो जीके वाला सेक्शन है ये थोड़ा सा टफ रहता है, परंतु जो हिंदी और ग्रामर का सेक्शन होता है यहाँ पर थोड़े से आपको ये पैटर्न समझने होते हैं कि किस आधार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से जो पोर्शन है, कौन कौन से टॉपिक है जो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उसको आपने
कवर करना होता है। इसलिए देखिए इन जो ग्रामर वाले पोर्शन है इस पर फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। हिंदी और इंग्लिश ग्रामर अगर ज़्यादा पढ़ते रहते हैं आप तो आप इन्हीं से पेपर आपका फर्स्ट पास हो जाएगा। ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। अगर हिंदी ग्रामर के नोट्स आपको लेने हों तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे नोट्स हिंदी ग्रामर के हमारी टीम के द्वारा तैयार किए गए हैं। नंबर आपको पता ही है हमारा व्हाट्सएप नंबर, तो उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो हिंदी ग्रामर के नोट्स लेने के लिए। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा 35। तुम वापस कब आओगे? रेखांकित क्रिया विशेषण का भेद है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या पूछा गया है। तुम वापस कब आओगे? ये जो वाक्य है इसमें रेखांकित जो शब्द है इसमें क्रिया विशेषण का भेद है। इसमें कौन सा क्रिया विशेषण का भेद है ये बताना है। अगर आप पढ़ते हैं कि आपको यहाँ पर कालवाचक लगता है या फिर रीतिवाचक लगता है या फिर स्थानवाचक लगता है या फिर प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण लगती है। अगर आप पढ़ते हो ना, जैसे तुम वापस कब में क्या वर्णित हो रहा है? इसमें आपको काल का पता चल रहा है ना, समय की डिमांड हो रही है। तुम वापस कब आ रहे हो? 1 दिन बाद आ रहे हो, 2 दिन बाद आ रहे हो, तो यहाँ पर कालवाचक होगा। ठीक है, काल का पता चल रहा है इसलिए कालवाचक होगा। फिर देखिए रीतिवाचक, ये रीति से संबंधित होता है। स्थानवाचक तो वैसे भी नहीं है और प्रश्न तो नहीं होगा। ठीक है, कब, क्यों, कैसे, किस लिए ये हो सकता है, परंतु कब ये प्रश्नवाचक नहीं है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। फिर अगले प्रश्न को देखिए 36। इसमें क्या पूछा गया है? ज्यों ही श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई त्यों ही वह टूट गई। रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है। तो यहाँ पर देखिए, ज्यों ही श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई क्यों ही वह टूट गई। यहाँ पर देखिए जैसे त्यों के लिए जैसे ये होते हैं, ये क्या वाक्य यहाँ पर वर्णित करते हैं? ये होते हैं मिश्र वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। ज़्यादातर आपको मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य ही पूछे जाते हैं, सरल तो बहुत ही कम पूछे जाते हैं। इसलिए देखने अपने संयुक्त वाचक के क्या वाक्य के क्या उदाहरण हैं और मिश्र वाक्य के क्या उदाहरण हैं। सरल होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, यहाँ से भी आप प्रश्न इजीली सॉल्व कर सकते हो। फिर देखिए अगला प्रश्न है 37। मुझसे उठा नहीं जाता, इस वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। मैंने आपको बार बार करवाया था ये प्रश्न। ठीक है, कैसे? जब मैंने कहा था आपको कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं आपसे पूछा जाएगा कई बार परीक्षा में, तो आप कह सकते हो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। एक हो गया कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। जो कर्तृवाच्य होता है इसमें कर्ता पे ज़्यादा महत्व रहता है, कर्मवाच्य में कर्म पे महत्व रहता है और जो भाववाच्य होता है इसमें भावना पे ज़्यादा महत्व रहता है। साथ में नहीं वाले वाक्य भी आपको अधिक देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आप इजीली पढ़ोगे तो देखिए मुझसे उठा नहीं जाता, तो यहाँ पर जो प्रयुक्त वाच्य है तो वो होगा भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे भी आपसे भाववाच्य से प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए नहीं वाले में और भावनाओं वाले में आपको ये ध्यान रखना है। फिर है अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या है 38। करी फुलेल को क्या है? करी फुलेल को आचमन मीठो कहत सिहाई, ए गांधी मति मंद तू इतर दिखावत का ही। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। तो यहाँ पर जो अन्योक्ति से तात्पर्य होता है अन्यों के द्वारा प्रस्तुत की गई, अन्योक्ति उन्हें कहा जाता है। तो पंक्तियाँ पढ़ेंगे आप। करी फुलेल को आचमन मीठो कहत सिहाई, एक गांधी मति मंद तू इतर दिखावत का ही। ठीक है, तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार दिया गया है। अगर देखिए यहाँ पर एक और बता देता हूँ, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार होता है कि व्यक्ति विशेष के बारे में, उदाहरण के लिए मैं अपने बारे में कहूँगा कि मैं एक स्थान में गया था और वहाँ पर मैंने 10 कुत्तों को एक ही मुक्के में मार दिया। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति होगी ना, कैसे मैं एक मुक्के से 10 कुत्तों को मार सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह की जहाँ पर आपको पद देखने के लिए मिलेंगे तो वहाँ पर आप अतिशयोक्ति अलंकार इजीली कर सकते हो, आपको ज़्यादा सोचना समझना नहीं पड़ेगा उसमें। अनुप्रास अलंकार में बार बार वर्णों का रिपीटेशन होता है, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी की रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो यहाँ पर जब जो वर्ण है इसकी बार बार रिपीटेशन हो रही है ना, तो यहाँ पर आप अनुप्रास अलंकार पता लगा सकते हैं। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं 39। हाथ कंगन को आरसी क्या? लोकोक्ति में आरसी शब्द का अर्थ है। यहाँ पर पंक्ति है, हाथ कंगन को आरसी क्या?
जो ये लकोक्ति है इसमें आरसी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसमें जो आरसी शब्द का उदाहरण होता है दर्पण, ठीक है ना, दर्पण का, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, अर्थात जो कंगन है, हाथ में कंगन है, इसमें दर्पण की क्या ज़रूरत है, इसलिए दर्पण यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा आरसी के लिए। गहराई से ये प्रश्न पूछा गया था लकोक्ति का। फिर है अगला प्रश्न 40, इसमें क्या पूछा गया है? 3 लोक से मथुरा न्यारी लकोक्ति का अर्थ है। 3 लोक से मथुरा न्यारी पढ़ोगे तो लकोक्ति का अर्थ अपने आप निकल जाएगा। क्या होगा? तीनों लोकों में मथुरा सर्वश्रेष्ठ है, या फिर मथुरा तीनों लोगों से अलग है, या फिर सबसे अलग और अनोखा, या फिर मथुरा पर तीनों लोगों की दृष्टि है। अगर देखिए लकोक्ति और मुहावरे का क्या अर्थ होता है, जो डायरेक्ट पंक्ति कही जाती है वो उनका भाव नहीं होता। लकोक्ति और मुहावरे में अंदर ही गूढ़ रहस्य होता है, इसलिए लकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अगर आप पढ़ोगे कि 3 लोक से मथुरा न्यारी, पढ़ने को तो लग रहा है कि मथुरा के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है, नहीं, यहाँ पर मथुरा के बारे में नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है किसी चीज़ के लिए कि वो सबसे अलग और अनोखी है, इसलिए यहाँ पर इस पंक्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक है। 3 लोक से मथुरा न्यारी, तो इसलिए यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी। फिर देखिए, वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको कहता हूँ, अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा कैंडिडेट है या फिर आपके नियर डियर कोई कैंडिडेट हैं जो एलटी कमीशन 2024-25 की तैयारी करना चाहता है, तो वो हमारी टीम के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कर सकता है। क्योंकि देखिए अभी आपने देखा होगा कि जो टीजीटी कमीशन है, टीजीटी कमीशन, इसके लिए देखिए वैकेंसी निकलने वाली है, जल्द ही निकल जाएंगी। इसके पश्चात आप लोगों के लिए एलटी कमीशन की वैकेंसी भी देखने के लिए मिलेगी। आप लोग ऐसा मत करिएगा कि आप जब भर्तियां निकलेगी तभी आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपको शुरू से ही पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंतिम समय में बहुत ही कम समय शेष रहता है। आप उस समय क्या पढ़ पाओगे? क्या फर्स्ट पेपर पढ़ोगे या फिर सेकंड पेपर? तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। आपको पता ही होगा कि आपका रिजल्ट भी आ गया है जो पीजीटी हिंदी वालों का, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप तैयारी करिएगा। फर्स्ट पेपर का भी पढ़ते रहिए। देखिए फर्स्ट पेपर के लिए आपको ये सीरीज़ तो मैंने चलाई ही हुई है हिंदी ग्रामर की, ये आप सभी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली, चाहे आप हिंदी से संबंधित हैं या फिर हिंदी से संबंधित नहीं हैं। सेकंड पेपर वालों की बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट पेपर तो कोई भी हो, हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स, पीजीटी, कोई भी आपका विषय क्यों ना हो सेकंड, परंतु फर्स्ट पेपर में आपको ये चीज़ें पूछी जाएंगी, इसलिए महत्वपूर्ण है ये। बाकी नोट्स के लिए फिर से रिपीट करूँगा, कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा जो हिंदी ग्रामर के नोट्स लेना चाहता है तो वो कांटेक्ट कर सकता है। आपको बहुत अच्छे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल करवाए गए हैं, नंबर आपको बता दिया है। इसी के साथ देखिए फर्स्ट पेपर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिंदी ग्रामर से संबंधित, तो आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके साथ जुड़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए अब यहाँ पर अपने वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।